हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड चैप्टर 4 का आत्मकथ्य को पढ़ाएंगे और इसको हम लिखित रूप में भी देंगे। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। अगर आप इसको अच्छा से समझ लेते हो तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न के उत्तर आप ज़रूर से ज़रूर सीख जाओगे। तो इसका कवि है जयशंकर प्रसाद जी। तो चलिए बच्चों, आपको हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, उनके जीवनी के बारे में थोड़ा बता दें, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रत्येक कवि और लेखक के जीवनी आता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध पिज कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल ना होने के कारण 8वीं से आगे वे नहीं पढ़ पाए। जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गया। तो बच्चों, ये जो आत्मकथ्य है ये क्यों लिखा गया, जयशंकर जी ने इसे क्यों लिखा, चलिए हम जानते हैं। प्रेमचंद के संपादन में हंस एक पत्रिका का नाम है। हंस का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। तो प्रसाद जी को मित्र ने आग्रह किया। अनेक सारे कवि थे जिनको बोला गया था अपना आत्मकथा लिखने के लिए। आत्मकथा का मतलब होता है अपने बारे में लिखना। तो अनेक कवियों को बोला गया था और फर्स्ट चांस जयशंकर प्रसाद जी को ही मिला था। तो प्रसाद जी ने बहुत आग्रह करने पर प्रसाद जी फिर भी सहमत नहीं थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई इस कविता है आत्मकथ्य। मतलब उन्होंने अपने बारे में नहीं लिखना चाह रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ घटना हुआ ही नहीं, मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ घटना घटित हुआ ही नहीं जो हम किसी को बताएं। बताने से एक हंसी वाला बात हो जाएगा, इसलिए वे अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहते थे और नहीं बताने चाहते थे, फिर भी ये आत्मकथा उन्होंने लिख डाली। तो चलिए हम इसको आपको पढ़ाते हैं, इस पोएम को, और साथ ही साथ इसका अर्थ को भी बताते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप मतलब क्या होता है? भंवरा। तो कवि कहते हैं कि फूलों पर गुंजार करने वाला, गुनगुनाने वाला भ्रमर गुनगुनाकर ना जाने अपने मन की कौन सी वेदना की, यानी कौन सी दुख की बात कह जाती है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यानी कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के मन रूपी जो भ्रमर होता है वो गुनगुनाकर ना जाने अपने मन की कौन सी वेदना को सुना रहा है। झरते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही है, अर्थात उनकी जो जीवन लीला है वो खत्म होती जा रही है। ये गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन के इतिहास बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि कहते हैं कि इस संसार में हर कुछ अस्थिर है, यानी अस्थिर मतलब चंचल, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मजाक बनाने में लगे रहते हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या करते हैं, एक दूसरे को मजाक बना देते हैं, कमियां निकालने लगते हैं। हर किसी को दूसरे की कमी ही नज़र आती है। अपना कमी तो किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूसरे का कमी को ज़रूर दिखाई दे देता है। तब भी कहते हो कहूँ कह डालूँ दुर्बलता अपनी बीती। फिर भी
तुम लोग कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलता को, जो मेरे में जो कमजोरियां हैं, क्या मैं उसको कह डालूं? क्योंकि मेरे जीवन में तो कभी कहते हैं कि कुछ अच्छा पल हुआ ही नहीं, तो मैं क्या कहूँ? और जो कुछ भी दुर्बलता है, क्या मैं उसको भी कह डालूं? तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। उसे सुनकर तुम्हें आनंद तो मिलेगा, क्योंकि हमारे जीवन में जो दुर्बलता है, कुछ तो अच्छा हुआ ही नहीं है, और जो दुर्बलता है वो अगर कह देती हूँ तो ये सुनकर तुम्हें आनंद तो बहुत मिलेगा, परंतु साथ ही ये भी देखेंगे कि कवि का जीवन रूपी जो गागर है उसमें प्रसन्नता बिल्कुल नहीं है। उसके जो गागर मतलब घड़ा, यानी कवि कह रहे हैं कि हमारे जीवन रूपी जो गागर है, जो घड़ा है, वो खुशी से बिल्कुल ही खाली है। उसमें कोई भी खुशी भरा नहीं है। हमारे जीवन में ऐसा सुखद पल हुआ ही नहीं जो मैं लिखूं, अपने बारे में कुछ लिखूं। वो जो घड़ा है, गागर है, वो पूरा सूना पड़ा हुआ है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर जितना दूर पढ़ाए हैं, यहाँ से लेके मधुप गुनगुनाकर से लेकर के देखोगे ये गागर रीति, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिए हैं और इसको हम यहाँ पर नोट कर दिए हैं। अगर आप चाहे तो आप इसको कॉपी में लिख सकते हो और इसको आप अच्छा से पढ़ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट पैरा को हम पढ़ लेते हैं। अब चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। कवि कहते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि हे प्रिय, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी गागर को खाली करने वाले हो। यानी ऐसा ना हो कि हमारे अंदर जो कुछ भी है वो तुम खाली करने वाले हो। यानी उनके जीवन में जो भी सपने के समान है, वो सारा कुछ क्या है? एक छलावा है। जीवन में जो कुछ भी वो पाना चाहते हैं, वो सब कुछ उनके पास आकर भी दूर चला गया है। अपने को समझो, मेरा रस ले अपने भरने वाले हो। यानी हमारे अंदर, कवि कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो कुछ भी है, जो थोड़ा से भी सुख बचा है, जो कुछ भी आनंद है, उसको भी तुम लेकर चले जाने वाले हो। या विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। इसका मतलब कवि कह रहे हैं कि ये उनके जीवन की विडंबना है। वे अपनी इन कमजोरियों को बताकर जग हंसाई नहीं करना चाहते हैं। भूले अपनी ये प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि कह रहे हैं कि उनके अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ भी कमियां हैं, जो कुछ भी कमजोरियां हैं, वो दूसरों को वे क्यों सुनाएं? ये सुनकर लोग तो हंसेंगे, इसलिए वे इसको नहीं सुनाना चाहते हैं। अपने जीवन में आने वाली प्रवंचना को वो याद करके क्या कहते हैं, देखिए आगे। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कह रहे हैं कि अपने जीवन में आने वाली जो प्रवंचना को याद करके मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्ज्वलता गाथा को कैसे गाऊं, जो जीवन में कभी भी आई थी। मतलब कवि कह रहे हैं कि उनके जीवन में तो कभी भी कोई सुख आए नहीं है, लेकिन थोड़ा सा, यानी कभी उनके जीवन में जो उनके प्रेमिका थी, तो वो जब आई थी, उस थोड़ा सा समय जो था चांदनी रात में, जो थोड़ा सा समय उन्होंने बिताए थे, उस थोड़ा सा जो समय था, पल था, उसको वे कैसे कहें? मैं उन रातों की बातों को कैसे बताऊं जिनमें हम खिलखिलाकर हंसते थे। वे दोनों, कवि और उनके जो प्रेमिका थी, वे दोनों थोड़े समय के लिए चांदनी रात में जो दोनों मिलकर हंसते थे, वे छोटा सा जो क्षण था, पल था, उसको वे क्यों सुनाएं?
उनको सुनाकर उन्हें क्या फ़ायदा होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं उसे क्यों बताऊं। यहाँ पर वही किंतु से लेकर के, किंतु कहीं से लेकर के उन बातों को, उसका भावार्थ यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और पूरा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अब आगे देखिए, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। अब कभी कहते हैं कि कभी अपनी आत्मकथा में सुनाते हुए ये कहते हैं कि जिन सुखों के सपने देख देख कर मैं जाग जाता था वे मुझे कभी मिल ही नहीं पाए। आगे देखिए, आलिंगन में आते आते मुस्कुराया कर जो भाग गया। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि वे मुझे कभी भी नहीं मिल पाए। उनकी जो प्रेयसी थी वो कभी मिल ही नहीं पाए। सपना देखते देखते सपना में वे जाग गए और मैं जैसे ही उन्हें आलिंगन करने के लिए बाहें आगे बढ़ाया वह प्रिय मुस्कुराता हुआ भाग गया। यानी वो उनके आलिंगन में कभी आए ही नहीं। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। अब कभी कहते हैं कि उनकी जो प्रेयसी थी वे, उनका गाल जो था, उनका सुंदर लाल लाल जो गाल था उसको मतलब कहते हुए उनको याद करके वो कह रहे हैं कि कभी अपने प्रेयसी की सुंदर सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि मानो जैसे भोर जो सुबह जो होता है, भोर होता है, वो अपनी लालिमा प्रेयसी की गालों की लाली से प्राप्त करती है। यानी बच्चों, जब मतलब सुबह होने वाला होता है, माने उस समय जो चांद हल्का हल्का लाल लाल उसका लालिमा जो दिखाई देता है, भोर होते समय सूरज नहीं उगता है, उगने वाला होता है और मतलब रात ख़त्म होती है और भोर होने वाली होती है। उस समय जो आसमान को जो कलर हो जाता है लाल लाल, वो मतलब कवि कह रहे हैं कि उसके प्रेयसी के गाल से वो लालिमा जैसे चुरा लिया है। वो भोर जो है वो चुरा लिया है उनके गाल से लालिमा। इतना सुंदर उनका प्रेयसी का लाल लाल गाल है। लालिमा प्रेयसी की गालों से लाली से प्राप्त करती है, परंतु आज उसी प्रेममयी प्रेमिका की यादें उसका सहारा रह गई है, क्योंकि वास्तविक जीवन में क्षण कभी को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए हैं। यहाँ पर देखिए आगे, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। यानी जब पथिक जो होता है वो वो जब थक जाते हैं तो कोई पेड़ के छाया के नीचे बैठ जाता है, पानी पी लेते हैं थके हुए। तो कवि कहते हैं कि जब वो बहुत थक जाते हैं, जीवन के मतलब उनके जो जीवन के जो भी बचा खुचा समय है, जो पल है, वो उनकी यादों में रहना चाहते हैं। जो थोड़ा सा पल, जो थोड़े से समय के लिए वो अपने प्रेमिका से जो मिले थे और जो उनके जीवन में जो सुख आया था, जो खुशी का, जो आनंद का जो पल आया था, वो उन्हीं के यादों के साथ कवि बिताना चाहते हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। कवि कह रहे हैं कि वो इसलिए कवि कहते हैं कि क्या मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरे जो भूले हुए दर्द को क्या फिर से जगाना चाहते हो? क्या तुम मेरी उन यादों को उधेड़ उधेड़ कर उनके भीतर झांकना चाहते हो? यानी मैं भूल जाना चाहती हूँ। मैं हमारे जीवन में जितने भी मेरे जीवन में जितने कुछ भी दुख आया है, जो भी कुछ भी हुआ है, सारा कुछ को मैं भूल कर वो थोड़ा सा जो पल था, दोनों आपस में जो मिले थे, प्रेमिका के साथ जो मिले थे और थोड़ा सा जो चांदनी रात में हंस हंस कर दोनों ने जो बिताए थे, उसी मतलब यादों के साथ कभी जीना चाहते हैं। थोड़ा सा समय जो बचा है उनके यादों के साथ कभी जीना चाहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वो जो पल है वो भी मतलब तुम लोग मित्रों को कह रहे हैं कि तुम लोग छीन लेना चाहते हो, इसलिए कहते हो आत्मकथा लिखने के लिए। आप देखिए
थर्ड पैरा अभी जो हम पढ़ाएं, मिला कहाँ वो सुख जिसका से ले करके मेरी कथा की, ये जो था उसका हम यहाँ पर लिख दिए हैं, उसका अर्थ को यहाँ हम लिख दिए हैं। आप चाहे तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब चलिए लास्ट जो 4 पंक्ति जो बचा है उसको हम आपको पढ़ा देते हैं। अब चलिए लास्ट ये जो 4 लाइन बचा है उसको हम पढ़ा देते हैं। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। कवि कह रहे हैं कि मेरा जीवन जो है वो बहुत ही सामान्य सा है, यानी एकदम सरल है। हमारा जीवन जो है वो साधारण है। मैं अपने साधारण जीवन की बड़ी बड़ी यश गाथाएँ कैसे लिखूं। मेरे जीवन में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुआ जो मैं बयान कर सकूं। मैं क्या लिखूं, मैं तो एक साधारण इंसान हूं। इससे तो अच्छा यही है कि मैं औरों की कथाएं सुनता रहूं, अपने बारे में मौन रहूं, यानी मौन मतलब चुप रहूं। हमारे जीवन में ऐसा कोई भी पल नहीं है जो मैं दूसरे को सुनाऊं। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं, इसलिए मैं खुद ना कहकर दूसरों को सुनता रहूं, दूसरे की बात को सुनता रहूं। लास्ट 2 लाइन देखिए। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। फिर कवि कहते हैं कि भला तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे, उसमें तुम्हारे काम की कोई बात नहीं है। और अभी मैंने ऐसे कोई महानता भी अर्जित नहीं की है। ऐसा कोई भी महानता का काम मैंने नहीं किया जो मैं इस आत्मकथा में लिखूं, जिसके बारे में मैं लिखूं। अभी जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया है। मेरे जीवन के सारे सुख दर्द और अभाव को मौन रहने दो। यानी कवि कहते हैं कि अभी समय नहीं आया है, हमारे जीवन में ऐसा कोई भी पल नहीं है जो मैं अपनी आत्मकथा में लिखूं। वो समय नहीं आया है। अभी मेरा जीवन जो है वो दुख दर्द सारा चीज़ से, दुखों से भरा हुआ है। इसलिए मैं अपने जीवन का जो कहानी है उसको मैं नहीं कहना चाहता हूँ। जब उसको सुनाने का वक्त आएगा तब मैं सुना दूँगा। अभी मेरे जीवन में जो भी सुख दुख है, जो भी दर्द है, जो भी वेदना है, उसको मौन ही रहने दो। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, ये लास्ट जो 4 पंक्ति था, छोटे से जीवन से लेके मेरी मौन व्यथा, यहाँ तक का जो लास्ट था उसका भावार्थ को भी हम लिख दिए हैं। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बच्चों जितने भी कविता है आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले सिलेबस में, उसका जितने भी अर्थ है सारा को आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसका सारांश को पढ़ लेते हैं तो ज़रूर से ज़रूर इससे रिलेटेड कोई भी विकल्प वाले हो, चाहे प्रश्न उत्तर हो, कुछ भी प्रश्न उत्तर हो, जिस प्रकार का भी आए इस चैप्टर से रिलेटेड, आप ज़रूर सक जाइएगा। इसलिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अधिक आप कोशिश कीजिएगा सारे जितने भी पोएम हैं सबका सारांश को पढ़ लेने का। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा कि एकदम सामने एग्ज़ाम आने वाली है, बोर्ड एग्ज़ाम, और आप इसको कॉपी में लिखकर इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।